नमस्कार दोस्तों, जेवीआर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है बलवीर और हम एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 12 फरवरी 2019 को 3 पारियों में हुई परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करी थी। उसमें भी भाग 1 है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी में पूछे गए प्रश्नों पर। और आज की वीडियो में हम लोग 13 फरवरी 2019 को 3 पारियों में जो भाग ख सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल जेवीआर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चंस को कंटिन्यू लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 326, निम्न में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो विष्णु के वामन अवतार से कौन सा त्यौहार संबंधित है? ऑप्शन है कुंभ, बिहू, ओणम, जन्माष्टमी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ओणम है। ये जो है विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। ओणम केरल का राजकीय त्यौहार है जिसे भव्य रूप से मनाया जाता है। ओणम महाबली की कथा और भगवान विष्णु का वामन अवतार उत्सव का आधार बनता है। वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। ओणम खेतों में फसल की उपज के लिए विशेष तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 327, यथा फरवरी 2019 को नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी फरवरी 2019 की बात कर रहा है तो वहाँ उस समय नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है शशिकांत दास, राजीव कुमार, शक्ति सिन्हा, उर्जित पटेल। तो उस समय की बात करें तो उस समय जो थे नीति आयोग के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे वो राजीव कुमार थे। तो ऑप्शन बी था उसमें। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें और उसके नीति आयोग के ऊपर और भी बात कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को थिंक टैंक के रूप में अस्तित्व में आए नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का मुख्य कार्य नए इंडिया के निर्माण का विजन एवं इसके लिए रणनीति मसौदा बनाना तथा कार्य योजनाएं तैयार करना है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। इस आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। यानी पहले क्या था? योजना आयोग। पहले नीति आयोग क्या था? योजना आयोग था। और अभी जो है इसका नाम जो क्या कर दिया? नीति आयोग। तो नीति आयोग का नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं वो प्रधानमंत्री, यानी सभी के नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो है वो है श्री सुमन बेरी। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे राजीव पनगड़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 328, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? ऑप्शन है राज्यों का महासंघ, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संघ, राज्यों का संगठन। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है तो ऑप्शन नंबर सी है। इसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भारत राज्यों का संघ है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव के विलय के पश्चात की बात है ये। दादर नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के पश्चात जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 जो राज्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 329, निम्न में से कौन अपवहन तंत्र या जल निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता है? तो जल निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता है वो है ऑप्शन है क्षेत्र की जलवायु धाराएं हैं, अपवहन तंत्र का स्रोत भूमि के नीचे मौजूद चट्टानी संरचनाएं, भूमि का ढाल। तो इसमें जो ऑप्शन बी है हमारा ये गलत रहेगा। ये आंसर जो है इसके हिसाब से
निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं है तो ये हमारा बी आंसर सही रहेगा। बाकी क्षेत्र की जलवायु धाराएं दशाएं होती है, चट्टानी संरचनाएं भी होती है और भूमि का ढाल जो है वो भी मौजूद होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। किसी क्षेत्र में नालियों की एक ज्यामितीय व्यवस्था को जल निकासी ढांचा कहा जाता है। एक क्षेत्र में जल निकासी के पैटर्न को नियंत्रित करने में निम्न कारक शामिल है। कौन कौन से हैं? एक तो उसकी स्थल की आकृति कैसी है, उसके बाद भूमि का ढाल कैसा है, उसके बाद जलवायु की जो गतिविधियाँ हैं वो कैसी है, चट्टानों की प्रकृति कैसी है, पानी की आपूर्ति और संबंधित क्षेत्र का भूवैज्ञानिक इतिहास क्या रहेगा। तो ये जो है इनके ऊपर जो है निर्धारक रहेंगे। बाकी इसमें जो एक हमारा बी है वो निर्धारक नहीं करता है, अपवन तंत्र का स्रोत। तो ये जो है बी आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 330। सूफी परंपरा के संदर्भ में खान का शब्द का अर्थ है। तो खान का शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है जहनुम, बी है कब्रिस्तान, सी है सराय या धर्मशाला, डी है जन्नत। तो इसमें जो सी आंसर हमारा सही रहेगा। जो खान का शब्द का अर्थ है धर्मशाला होता है, धर्मशाला या सराय होता है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सूफी परंपरा के संदर्भ में खान का शब्द का अर्थ क्या होता है? सराय या धर्मशाला होता है। यह एक इमारत है जो विशेष रूप से सूफी भाईचारे या तारीख की सभाओं के लिए डिजाइन की गई है और क्या है? आध्यात्मिक वापसी है। तो खान का शब्द का अर्थ क्या है? धर्मशाला या सराय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसमें सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 331। नाभिकीय संलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाभिकीय संलयन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है निम्न में से? तो ऑप्शन एक है यह नाभिकीय विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। नाभिकीय संलयन जो है नाभिकीय विखंडन की तुलना में क्या करता है? बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा है इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तीसरा है इस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित बिजली नाभिकीय विखंडन से प्राप्त बिजली की तुलना में वाणिज्यिक तौर पर कम व्यवहार्य या अर्थक्षम होती है। चौथा है यह तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा आंसर रहेगा बी की कथन सही नहीं है। तो ये बी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। ये परमाणु बम बनाने में उपयोग किया जाता है। जो नाभिकीय संलयन जो है इसका परमाणु बम बनाने में नहीं, परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन, ये नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संलयन का जो है ये अधिक ऊर्जावान उत्पन्न करता है। क्या नाभिकीय विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा, नाभिकीय संलयन जो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है और बिजली की तुलना में वाणिज्यिक तौर पर कम व्यवहार्य अर्थ में होती है और ये तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, तो ये सही है। बाकी ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट इसके बारे में और भी जान लेते हैं। नाभिकीय संलयन एक प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में टकराकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उन तत्वों के साथ होती है जिनकी परमाणु संख्या कम होती है, जैसे हाइड्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 332। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तीसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NHO3, चौथा है नाइट्रिक अम्ल NHO3। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा एक जो है सही रहेगा। जो सही नहीं है, जोड़ी सही नहीं है, तो ए है इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसके साथ में मैच नहीं होता है। बाकी सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है H2SO4 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NHOH है और नाइट्रिक अम्ल का NHO3 है। तो इसके हम बात करें जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका सूत्र क्या है? Mg, फिर है OH2 है, इसका क्या है? OH2 है इसका, तो MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? अकार्बनिक यौगिक है जिसमें मैग्नीशियम परमाणु 2 हाइड्रोक्साइड समूह से बंधा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 233। निम्न में से कौन सी धन अंतरण या निधि हस्तांतरण प्रणाली धन का 24/7/365 अंतरण करने की सुविधा प्रदान करता है? यानी कि हम लोग एक साल के हर दिन यानी GH के दिन भी यानी छुट्टी के दिन भी हम लोग जो है पैसे का हस्तांतरण या अंतरण कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सुविधा के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए है
IMPS, बी है चेक, सी है NEFT और डी है RTGS। तो आपका जो है ये 3 नीचे वाली जो सुविधाएं हैं ये ओनली वर्किंग डेज में है, तो ऑप्शन ए है वो सही आंसर रहेगा IMPS। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो है IMPS का जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या बोलते हैं? इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं। यह जो है मजबूत और वास्तविक समय निधि स्थानांतरण प्रदान करता है जो मोबाइल, इंटरनेट, CM या SMS जैसे कई चैनलों पर त्वरित यानी 365 डेज के एवरी घंटे एवरी सेकंड के लिए इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा प्रदान करता है। इस सर्विस को 2010 में एक पायल प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 334। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम नहीं है? इनमें से कौन सा जो कृत्रिम नहीं है, यानी कृत्रिम नहीं, पुराना नहीं, मतलब जो कृत्रिम तौर पे आया हुआ है, मैन मेड है। ऑप्शन ए है बांध का जलाशय, बी है धान का खेत, सी है जंगल, डी है उद्यान। कृत्रिम नहीं है मतलब कौन सा है? निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम नहीं है? तो कौन सा कृत्रिम नहीं है? तो इसमें जंगल ऑप्शन जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का नहीं है। बाकी बांध का जलाशय है, धान का खेत है, उद्यान है, ये जो है कृत्रिम है, यानी मानव द्वारा बनाए गए हैं। ये वाले बांध, धान का खेत है, उद्यान है, ये मानव बनाता है, लेकिन जंगल जो है वो प्राकृतिक रूप से पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जीव, साथ ही मौसम और परिदृश्य से मिलकर जीवन के अनुकूल स्थितियाँ जो क्या करते हैं बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जो 2 प्रकार हैं, एक है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र, यानी जलीय और स्थलीय। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को जाता है। किसको जाता है? रीटर को जाता है। बांध का जलाशय, धान का खेत तथा उद्यान मानव निर्मित या कृत्रिम बोल सकते हैं इनको, जबकि जंगल एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 335। भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या तय किया गया है? यानी भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या तय किया गया है, क्या रखा गया है? तो ऑप्शन ए है मंगलयान 2, गगनयान, चंद्रयान 2, आदित्य L1। तो इसमें गगनयान रखा गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा गगनयान। गगनयान ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम गगनयान है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा, जिसमें 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 336। निम्न में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़ और सोतकाको है। तो इनमें से जो मेहरगढ़ जो है वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसके प्रमुख स्थान है मोहनजोदड़ो, लोथल, चांदूढ़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली आदि हैं। जबकि क्या मेहरगढ़ जो है इसका हिस्सा नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 337। 2018 के नोबल है ये, बल जो है इसकी जगह नोबल मिसप्रिंट हुआ है। नोबल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2018 के नोबल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है नादिया मुराद को, दूसरा है काजुओ इशिगुरो को, तीसरा जेम्स पी एलिसन को, चौथा है ड्रोना स्ट्रिकलैंड को। तो इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा नादिया मुराद को जो है नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबल शांति पुरस्कार जो है वो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी?
61 में इसकी शुरुआत हुई। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, वीडियो को या तो पॉज कर सकते हैं, या फिर इन सभी क्वेश्चनों का अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे JBR क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और JBR क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 338। वर्ष 2018 की समाप्ति पर कौन सा भारतीय खिलाड़ी MRF टायर्स ICC टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? कौन है? तो ऑप्शन है विराट कोहली, बी है अजिंक्य रहाणे, सी है चेतेश्वर पुजारा और डी है रविंद्र जडेजा। तो ऑप्शन है इसमें ए विराट कोहली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 339। निम्न में से कौन सा नीला लिटमस लाल है? कौन सा नीला लिटमस जो है वो लाल है? तो ऑप्शन है सिरका, नींबू पानी, बेकिंग सोडा और दूध। तो इसमें जो सिरका जो है वो नीला लिटमस लाल है, सिरका है, ए ऑप्शन। तो इसमें लिटमस जो पेपर है एक क्या है? संकेतक है जो यह पहचान करता है कि कोई पदार्थ एसिड है या क्षार है। जब लाल लिटमस पेपर पर किसी क्षारीय पदार्थ के संपर्क में आता है तो वह नीला हो जाता है। क्षारीय पदार्थों के कुछ उदाहरण है अमोनियम गैस, मैग्नीशिया का दूध, बेकिंग सोडा और लाइम वाटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 340। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अशोक स्तंभ के लिए, 2 है प्राग ऐतिहासिक शिलालेखों के लिए, पुरापाषाणिक चट्टानों में से बने मंदिरों के लिए, बौद्ध स्तूपों के लिए। तो इसमें जो है प्राग ऐतिहासिक जो शिलालेखों के लिए, जो पुरापाषाणिक जो है ये इसके लिए फेमस है। तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा भीमबेटका के लिए। तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। किनको? भीमबेटका नामक गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं उनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 341। निकट दृष्टिता, जिसको मायोपिया भी कहते हैं, के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है इस दोष को अवतल लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है। दूसरा है इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तीसरा है प्रभावित आंख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है। चौथा है प्रभावित आंख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है सी आंसर रहेगा। कि निकट दृष्टि दोष जो होता है यानी शॉर्ट साइट और माइपिया जिसको बोलते हैं कि नेत्र के गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कार्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने यानी कॉन्वेक्स जो लेंस है हो जाने के कारण से फोकस बिंदु एवं रेटिना के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है। यानी फोकस बिंदु और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अतः पास की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं जो उनको धुंधली दिखती है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ऐसे व्यक्ति को अवतल लेंस यानी क्या करते हैं कॉनकेव लेंस वाला चश्मा लगाना पड़ता है। अतः विकल्प हमारा सही नहीं है। सी जो है सही नहीं है। सही नहीं की बात बोल रहा है ये। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा है? प्रभावित आंख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है। तो ये हमारा सी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 342। उड़ीसा में दूंगा क्या होता है? उड़ीसा में जो दूंगा की बात करें दूंगा क्या होता है? तो दूंगा क्या होता है? तो ऑप्शन है हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध गांव है। दूसरा है जनजातियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला पत्थर का हथियार है। जनजातियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला खाद्य तेल है। और झूम कृषि का स्थानीय नाम। तो दूंगा जो है उड़ीसा में झूम कृषि का स्थानीय नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा झूम कृषि। दूंगा क्या है? उड़ीसा में झूम कृषि का एक स्थानीय नाम है। उड़ीसा में व्यावर यानी क्या है? ब्रिंगा एक स्लेश एंड बर्न कृषि का स्थानीय नाम है जिसे झुंड नामक खेत बनाने के लिए जंगल में पौधे को काटकर और जलाकर यानी काटना और जलाना दोनों शामिल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 343। निम्न में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जिसको भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, बी है केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार,
सी है स्थानीय स्वशासन और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो स्थानीय स्वशासन को जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जिसको भारत के लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन को। ग्रामीण विकास के लिए भारतीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य जिलों, क्षेत्रों और गांवों में स्थानीय सुशासन का विकास करना है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 344। निम्न में से किस शासक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा यानी क्या अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? किसने करवाया था? ऑप्शन ए है बलबन, बी है अब्राहम लोदी, सी है इल्तुतमिश, डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? अजमेर में करवाया था। तो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके बारे में जान लेते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1992 में शुरू करवाया था। 345। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है 28वां संशोधन, 87वां संशोधन, 89वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार को प्रदान किया गया है, शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। यह जो है सन 2002 में लागू किया गया था। इसको जो है भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को शामिल किया गया है। क्वेश्चन है 346। निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है आरबीआई, ट्राई, नाबार्ड और इरडा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा आरबीआई, यानी इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है ऋण के औपचारिक स्रोतों के लिए नियम बनाता है। तो इसमें क्या भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों का कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। समय समय पर बैंकों को आरबीआई को इस बात की जानकारी देनी होती है कि वे किसको कितना ऋण दे रहे हैं और किस ब्याज पर, यानी उसकी इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? यह एक भारत का सेंट्रल बैंक है। यह है भारत के सभी बैंकों का संचालक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 347। निम्न में से किस संगठन को 2017-18 की मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यानी MAK माका ट्रॉफी मिली है? किसको मिली है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माका किसको मिली है? तो ऑप्शन ए है JSW स्पोर्ट्स को, बी है ईसा आउटरीच को, सी है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, डी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को। तो उसमें ऑप्शन डी है जो हमारा सही आंसर रहेगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली है। कब मिली थी? 2017-18 की बात है। तो मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय खेल टूर्नामेंट है। ये क्या है? एक अंतर विश्वविद्यालय खेल टूर्नामेंट है। इस ट्रॉफी की 2017-18 की विजेता टीम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब बनी थी और 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने यह जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 348। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित कराया जाता है? यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा कराया जाता है? तो ऑप्शन ए है वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा, बी है आर्थिक मामले विभाग द्वारा, सी है राजस्व विभाग द्वारा और डी है लोक व्यय विभाग द्वारा। किसके द्वारा कराया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो है किनके द्वारा कराया जाता है? तो आर्थिक मामले विभाग द्वारा यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा। नहीं, आर्थिक मामला कौन देखता है? वित्त मंत्रालय देखता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। भारत में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब चालू किया गया था? 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था और 1964 से अब तक जो है इसे बजट से कुछ दिन पूर्व जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 349। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता या
गुमास्ता किसे कहा जाता है? गुमास्ता जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकर को। दूसरा है घुड़सवार सेना का प्रभारी नियुक्त किए गए भारतीय सैनिक को। तीसरा राजस्व विभाग में ग्रामीण स्तर के अधिकारियों को। चौथा है खुफिया विभाग के भारतीय अधिकारी को। तो उसमें जो है जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकर को जो क्या गुमास्ता या गुमास्ता कहा जाता था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 350। निम्न में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी नदी जो धुआंधार जलप्रपात बनाए? तो ए ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है काली सिंध, सी है चंबल और डी है तापी। तो इसमें नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बारे में जान लेते हैं। जो धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। यह प्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। किसका है? भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 351। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? कौन सी योजना जो है वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए 4 है इसमें से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ओके है, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये भी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये भी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला सॉरी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसमें सही आंसर रहेगा। वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों से नहीं है, तो इसमें उज्ज्वला योजना जो है वो नहीं है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्या है वित्तीय समावेशन योजना है। जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में भोजन पकाने की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन देने की शुरुआत की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 352। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है अधिसूचित भाषाएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार और संघवाद। तो इसमें जो है ऑप्शन सी हमारा रहेगा। मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की अंतरात्मा है। ध्यातव्य है कि संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यष्टि और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता देता है, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब याद रहे या ध्यान पे है कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 353। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा की जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो है BR अम्बेडकर जो थे, ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर जो थे वो जो है मसौदा समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसमें भारतीय संविधान सभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष जो है इस प्रकार से हैं। पहला है आवास समिति, B पट्टाभी सीतारामैया, वित्त एवं स्टॉफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और झंडा समिति JB कृपलानी। इस प्रकार से थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 354। निम्न में से कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? शस्योत्सव है तो यह दशहरा। शस्योत्सव कौन सा है? शस्योत्सव कौन सा है? क्या है? शस्योत्सव कौन सा है? निम्न में से शस्योत्सव कौन सा है? तो एक दशहरा है, दूसरा है जन्माष्टमी है, तीसरा है अक्षय तृतीया है, चौथा ओणम है। तो शस्योत्सव जो है ओणम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा, शस्योत्सव ओणम। निम्नलिखित विकल्पों में ओणम जो है शस्योत्सव है। ओणम एक फसल उत्सव है जो केरल राज्य में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान केरलवासी मुख्य रूप से अपने पौराणिक राजा
पौराणिक जो राजा था महाबली, उनकी वार्षिक यात्रा का स्मरण करते हैं। यह केरल का राष्ट्रीय त्यौहार है जो आमतौर पर हर वर्ष अगस्त और सितंबर माह में मनाया जाता है। ओणम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द क्या है, श्रवण से हुई है, जो 27 नक्षत्रों में से एक को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 355। हाइपर मेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी हाइपर मेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है नेत्रगोलक यानी आईबॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। दूसरा है प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता है। तीसरा है यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है, इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। जो गलत है, कौन सा कथन गलत है? तो नेत्रगोलक आईबॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है, नहीं है। क्या है हाइपर मेट्रोपिया? क्या है यह? क्या है? आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकता है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकल दूरी की लंबाई जो क्या लंबी हो जाती है और इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 356। निम्न में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? असम से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी नहीं है? बिहू, बगुरुम्बा, मंजास और सत्रिया नृत्य। तो 4 ऑप्शन हमारे पास में, इनमें से कौन सा नहीं है? असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है, तो इसमें मंजास जो है वो संबंधित नहीं है। बाकी बिहू है, बगुरुम्बा है, शास्त्रीय क्या है, शास्त्रीय नृत्य यह है, शास्त्रीय नृत्य यह है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही रहेगा। सी जो है इसमें इसे सम्मिलित नहीं है। बिहू, बगुरुम्बा व शास्त्रीय नृत्य असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य से, जबकि मधुरंजास जो नृत्य जो कहाँ का, जम्मू कश्मीर कहाँ का है? मंदजास जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य, ये कहाँ का है? JNK का लोक नृत्य है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो ऑप्शन ए है चील, शेर, सर्प और मनुष्य। यानी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर कौन कब्जा कर लेता है? तो ऑप्शन है मनुष्य जो है इस पर कब्जा कर लेता है। डी आंसर हमारा सही रहेगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा इस प्रकार जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर क्या करते हैं? खास श्रृंखला बनाते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में क्या बनाते हैं? निर्भर होकर। ये गलत हो गया यहाँ पे, ये खाद्य श्रृंखला है। ये क्या है? खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। क्या करते हैं? खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर तक होता है तथा प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर या ऊर्जा स्तर कहते हैं। नेक्स्ट है आगे जानते हैं इसमें प्रथम पोषण जो प्रथम आते हैं इसके अंदर में ऊर्जा स्तर, इसमें उत्पादक जैसे हरे पौधे होते हैं। द्वितीय पोषण स्तर में ऊर्जा स्तर में कौन सा आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी प्राणी आते हैं जो कि हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। तीसरे पोषण ऊर्जा स्तर को द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी प्राणी जो द्वितीय पोषण स्तर के प्राणियों का भोजन करते हैं। चौथा है उच्च मांसाहारी या शीर्ष पोषण स्तर, इसके अंतर्गत मनुष्य को शामिल किया जाता है जो कि उपरोक्त तीनों पोषण स्तरों में भोजन प्राप्त करता है मनुष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 358। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को 2 वर्ष में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एथलीट को, राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य का खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कॉर्पोरेट इकाइयों को। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को जो है मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी से नवाजा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 359। इनमें से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रतिक्रिया है? कौन सी है? तो ऑप्शन ए है उत्सर्जन, संचारण, पोषण और प्रजनन। उत्सर्जन, संचारण, पोषण और प्रजनन।
कौन सा है इसमें से? नेक्स्ट क्वेश्चन है 359, निम्न में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन क्रिया है? गैर आवश्यक जीवन क्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए है उत्सर्जन, संचारण, पोषण और प्रजनन। तो इनमें से कौन सी जो है वो गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? यानी उत्सर्जन जो है वो जरूरी है, पोषण भी जरूरी है, प्रजनन भी जरूरी है, तो संचारण जो है वो जरूरी नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वो गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, यानी जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बी हमारा सही आंसर रहेगा। निम्न विकल्पों में से संचारण गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। संचारण का अर्थ संचार करने की प्रक्रिया है। पोषण आहार तत्वों द्वारा मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण इसका मुख्य विषय है। या दूसरे शब्दों में शरीर आहार संबंधी सभी क्रियाओं का नाम ही पोषण है। सजीवों में शरीर से अनुपयोगी व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जीवों एवं उसके माता पिता जैसा समान मूल लक्षणों वाले और जीवों को उत्पन्न करने वाला करना जो क्या प्रजनन के अंतर्गत आता है, यानी प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कौन सा राज्य है जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तर प्रदेश और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसमें बिहार जो है सबसे ऊपर है जनगणत्व के मामले में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं, जिसमें बिहार का जो जनघनत्व है वो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और पूरा भारत की बात करें तो भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का 382, जबकि बिहार का कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम, ये सर्वाधिक ज़्यादा बिहार का है। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। किसका है? अरुणाचल का, जिसका कितना है? जिसका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 के आंकड़े हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 361, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? यानी अवशिष्ट मामला, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास, यानी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां यानी किसके पास है? तो ऑप्शन ए है केंद्र सरकार के पास, बी है राज्य सरकार के पास, सी है उच्च न्यायालय के पास और डी है सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास में, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 248 में यह कहा गया है, 248 का सब क्लोज 1 है, उसके अंतर्गत है संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 362, वर्ष 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? यानी रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है टेनिस, बी है शूटिंग, सी है पैरा बैडमिंटन और डी है कुश्ती। तो इसमें टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। रोहन बोपन्ना जो है टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 363, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यानी पश्चिमी घाट जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हम बात करें पश्चिमी घाट की, भारत जो प्रायद्वीप भारत का जो वी शेप है, ये वी शेप में जो मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा और केरला वाला जो हिस्सा है, महाराष्ट्र, गोवा, केरला और कर्नाटक वाला जो हिस्सा है, ये पश्चिमी घाट है जो सबसे सघन है। और जो तमिलनाडु, आंध्रा जो वाला भाग है वो है पूर्वी घाट आता है। उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्रा वाला यह पूर्वी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट पड़ता है जो कटापटा है और ये जो सघन है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है बाबा बुदनगिरी, ऑप्शन है बाबा बुदनगिरी, बी है महेंद्रगिरी, सी है अन्नामुडी और डी है डोडा बेटा। तो इसमें जो है अन्नामुडी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, अन्नामुडी। तो इसमें भारत के पश्चिमी समुद्र तट
पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला या सह्याद्री की भी कहते हैं, इसको सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के 39 स्थानों को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी जो केरला में स्थित है, जो कि लगभग 2665 मीटर ऊंची है। कितना है? 2695 मीटर यानी 2695 मीटर ऊंची है, जो कि केरला के अंदर स्थित है। अन्नामुडी है, जिसको अनाईमुडी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 364। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है, यानी भुगतान बैंक का संचालन कौन सा बैंक करता है? तो ऑप्शन ए है डाक विभाग, आर्थिक मामले विभाग, वित्तीय समावेशन विभाग और लेखा संबंधी मामलों का विभाग। तो इसमें डाक विभाग जो है भुगतान बैंक का संचालन करता है। कौन सा? डाक विभाग। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। इसमें है भुगतान बैंक एक विशेष प्रकार का बैंक है जिसमें कुछ सीमित बैंकिंग गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। इन गतिविधियों के अंतर्गत ये बैंक ग्राहकों से जमा राशि तो स्वीकार कर सकते हैं किंतु ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इसमें डाक विभाग है। बाकी हम बात करें ऐसे बैंकों की, ऐसे भुगतान बैंकों की सूची निम्न प्रकार से है। ऑप्शन एक है फीना सिकर लिमिटेड, डाक विभाग, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, वोडाफोन एम पैसा, पोलैंड वितरण, एयरटेल एम कॉमर्स लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड, आदित्य बिरला लिमिटेड, नुवो आदि हैं। ऐसे 9 बैंक है जो कि पेमेंट तो कर सकते हैं, भुगतान तो कर सकते हैं, लेकिन ये लोग जो है ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 365। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे, यानी रजिया सुल्ताना या सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश और केकुबा। तो इसमें इल्तुतमिश जो था रजिया सुल्तान के पिता थे। अब बात करें रजिया अल दिन यानी 1205 से 1240 ईस्वी तक, शाही नाम जलोलात उद दिन यानी रजिया, जिसे रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत एवं तुर्की इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 366। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी विश्व विकास रिपोर्ट जो है कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए है यूनेस्को, बी है विश्व बैंक, सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी है UNDP। तो इसमें विश्व बैंक जो है वो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 367। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, यानी शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए है कावेरी, बी है तुंगभद्रा, सी है काली सिंध, डी है कृष्णा। तो इसमें कावेरी नदी जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर रहेगा। कावेरी नदी जो कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रमुख रूप से बहने वाली एक नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और दक्षिणी पूर्व में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है, जिस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 368। निम्न में से कौन सा एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? नौपाषाण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है कुंतासी, बुर्जहोम, कोल्डी हवा, मेहरगढ़। ये जो तीनों जो है वो नौपाषाण के हैं, मतलब एक कुंतासी जो है ये नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा कुंतासी। कुंतासी एक नौपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है, जबकि अन्य सभी स्थल नौपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। कुंतासी गुजरात राज्य के मोरबी जिले में स्थित है, जो लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से चित्रित मर्दभांड की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 369। पत्ते का वह भाग जो इसे तन्ने से जोड़ता है वह कहलाता है। तन्ने से जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है डंठल, नस, पत्रदल, अनुपर्ण। तो इसमें जो डंठल जो है वो पत्ते से जोड़ने वाला भाग जो है, तने का वह भाग जो इसे पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है, यानी पेड़ जो है
ये पेड़ है, इस पेड़ के जो पत्ते लगते हैं, इस पत्ते का वह भाग जो इसे तन्ने से जोड़ता है, तो पत्ते का वह भाग जो ये वाला भाग जो है, ये पत्ता हो गया, इतना था हमारा। इस पत्ते का ये जो भाग है ये डंठल कहलाता है, यहाँ वाला। तो ये क्या क्या कहलाता है, ये डंठल कहलाता है। तो क्या कहलाता है, डंठल। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। पौधे की पत्तियाँ चपटी और हरे रंग की सजीव संरचना होती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण से होता है। पत्ती के चपटे भाग को फलक कहते हैं। जो पत्ती का चपटा भाग जो होता है ये वाला, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फलक कहते हैं। पत्ती एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ी होती है, जो इस भाग से, डंठल से, ये वाला जो भाग है इसको डंठल कहते हैं, डंठल से तने से जुड़ी होती है। इस डंठल को पर्णवंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्णवंत कहा जाता है। पत्ती की निचली सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको स्टोमेटा अथवा रंध्र कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्ती के अंदर प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 370, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया, सही है। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, ठीक है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती में होता है, ये गलत है। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। ये जो है ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 371, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। जो बिकमिंग पुस्तक है उसके लेखक जो है वो कौन थे, तो इसके लेखक है, ऑप्शन है 13 मई, मिशेल ओबामा, मिलेनिया ट्रंप, शशि थरूर। तो इसमें कौन सा है, मिशेल ओबामा जो थी बिकमिंग पुस्तक की जो है लेखक के शीर्षक पुस्तक के लेखक जो है मिशेल ओबामा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 372, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज्य ध्वज किसने डिजाइन किया था। जो स्वराज्य ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था, स्वराज्य ध्वज किसने डिजाइन किया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन है, इनमें से किसने जो है इसको करा था, तो इसको जो महात्मा गांधी ने डिजाइन करा था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा, महात्मा गांधी। यानी सबसे पहले स्वराज्य जो ध्वज की जो पेशकश है 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी ने 2 रंग के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात की। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। 2 रंगों में लाल रंग हिंदू व हरा रंग मुस्लिम संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बीच में गांधी जी का चरखा था, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत का झंडा अपने देश में बने कपड़े से बना है। इसके केंद्र के आंदोलन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन में 3 रंगों के स्वराज झंडे का जो है डांडे का प्रयोग किया गया। बाद में कांग्रेस ने 1931 में स्वराज जो डांडा था, झंडे था, को ही राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दी। जो स्वराज्य झंडा था उसको ही क्या कर दिया, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दे दी थी। कब दी गई थी, 1931 में। किसने दी थी, कांग्रेस ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 373, भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीज प्रेम जी को हाल ही में शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है। तो किसका है, तो ऑप्शन है जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये किसका है, फ्रांस का है, फ्रांस का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। जो भारतीय व्यापारी और समाजसेवी अजीज प्रेम जी को नवंबर 2018 में जो शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था, यह फ्रांस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है। प्रेम जी से पहले यह सम्मान पाने वाले व्यक्तियों में बंगाली अभिनेता कौन सी, सौमित्र चटर्जी और बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 374, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है। यानी विश्व विरासत स्थल जो है इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है भीमबेटका का जो शैलाश्रय है वो, बी है अजंता की गुफाएं हैं, और सी है आदमगढ़ शैलाश्रय है, और डी है आगरा किला। तो इसमें सी जो है आदमगढ़ जो है शैलाश्रय जो है ये जो है विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। जो आदमगढ़ शैलाश्रय जो है, आदमगढ़ शैलाश्रय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। वर्ष 1960-61 के दौरान की गई खुदाई में यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाषाणकालीन उपकरण मिले थे। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में नहीं है। अजंता गुफाएं
महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 375, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? यानी रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पत्रकारिता में, खेल में, महिला सशक्तिकरण में और ग्रामीण स्वास्थ्य में। तो किस में दिया जाता है रामनाथ कोविंद का? तो पत्रकारिता में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा, पत्रकारिता में दिया जाता है। और ये पहली बार कब दिया गया था? ये 2006 से प्रदान किए जा रहे हैं। जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। यह पुरस्कार मुख्य रूप से ऐसे पत्रकार को प्रदान किया जाता है जिसने किसी भी राजनीतिक पार्टी अथवा धर्म समुदाय का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 376, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? जो मैग्नस कार्लसन है वो किस खेल से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है टेनिस से, बी है फुटबॉल से, सी है कैरम से और डी है शतरंज से। तो मैग्नस कार्लसन जो है वो शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। यह जो है नॉर्वे के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। क्या है? नॉर्वे के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 377, बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया गया? बैंकिंग क्षेत्र में किसका उपयोग नहीं किया गया? तो रेपो रेट का, शून्यकाल का, प्रतिभूति का और इंटरेस्ट रेट स्वैप का। तो इसमें डी आंसर हमारा सही रहेगा। सॉरी, इसमें 77 में शून्यकाल का प्रयोग नहीं किया गया। शून्यकाल जो है वो संसद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो संसद से संबंधित है। रेपो रेट, प्रतिभूति काल और जो इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है ये जो है बैंकिंग से संबंधित तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 378, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तो कौन से देश से लिए गए? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से और आयरलैंड से। तो डीपीएसबी जो है वो आयरलैंड से लिए गए। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा, आयरलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 379, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा करता है? तो ऑप्शन ए है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य, गृह कार्य, वाणिज्य मंत्रालय। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, वित्त मंत्रालय जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। अब हम बात करें, प्रथम बार जो है ये 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, जो कि बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। और 1964 के बाद से इसे जो है वित्त वर्ष जो वित्तीय जो बजट होता है उस बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 380, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव जो शरीर है उसमें कितनी हड्डियां होती है? तो ऑप्शन ए है 206, बी है 360, सी है 370 और डी है 208। यानी है 206, 360, 370 और 208। तो चरक के अनुसार 360 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा, 360 हड्डियाँ रहती है। यानी चरक संहिता आयुर्वेद एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। इसके रचनाकार आचार्य चरक है। इसने मानव शरीर से संबंधित अनेकानेक रोगों के लक्षण तथा उनसे संबंधित चिकित्सा वर्णन है। चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। यानी चरक संहिता कितना होती है? 360 होती है, जबकि साइंस के अनुसार जो है 206 होती है। ये होती है विज्ञान ने जो 206 दिया है, जबकि चरक ने 360 दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारे इस क्वेश्चन में बी आंसर हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 381, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है किस भाग का हिस्सा है? तो एक है गोंडवाना लैंड का, तैतीस सागर का, एडियन का और लोरेंसिया का। तो ये किसका भाग है? एक गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा, गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब बात करें इसकी हम लोग, तो यह महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीन तरफ से महासागरों से घिरा होता है, ऐसे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर व पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 382, रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? कौन सी गुफा में चित्रित किया गया? तो ऑप्शन है कन्हेरी में, एलोरा में, हाथी गुफा में और अजंता में। तो किसमें किया गया? एलोरा में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा, एलोरा में ये जो है किया गया है। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है, जो भारत के औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला प्रसिद्ध उत्कीर्णन दृश्य एलोरा की गुफाओं में है। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कैलाश गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसी गुफा में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला दृश्य उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 383। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्तियां प्रदान करता है? राष्ट्रीय आपातकाल ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 372। तो इसमें अनुच्छेद जो है 356 जो है वो भारत में आपातकाल की स्थिति पैदा करने के लिए घोषित आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 356 ए है ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। पहला है अनुच्छेद 352 यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, यानी इसको क्या कहते हैं युद्ध या इसको बोलेंगे बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। नेक्स्ट है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात यानी जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं वो अनुच्छेद 356 है। तीसरा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 है। क्वेश्चन नंबर 384। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए है अलवार का, बी है शक्ति का, सी है नायनार का और डी है वैदिक का। तो किससे संबंधित है ये? तो ये है नायनार से संबंधित। किससे? नायनार से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनार संतों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर जो क्या है राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो नायनारों शैव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 385। टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लेजर का, रेडियो तरंगों का, प्राकाव्य तरंगों का और अवरक्त तरंगों का। तो कौन से तरंगों का प्रयोग किया जाता है? कौन से तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगे जो अवरक्त किरणें जो होती है उनका प्रयोग किया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 386। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अगस्त 29 को, अगस्त 26 को, अगस्त 28 को और अगस्त 27 को। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रसिद्ध श्री भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन दिवस पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत सरकार ने इस महान खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 जुलाई को वर्ष 2012 से खेल दिवस मनाने का फैसला किया है। वर्ष 2021 से मेजर ध्यानचंद के ही नाम से जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 387। सगाई त्योहार क्या है? सगाई त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यानी संगाई त्योहार जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया? संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी है नागालैंड और डी है मणिपुर। तो संगाई त्योहार जो है भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा मणिपुर। 21 से 30 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले मूंग सगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। संगाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 388। केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? यानी केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार जो ऑपरेशन ग्रीन है उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन है 600 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 700 करोड़। तो इसमें 500 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 389।
आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा निभाता है? तो ऑप्शन ए है अग्नाशयी रस, जिसको लार कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक रस बलगम, पितरस अग्नाशयी रस, लार हाइड्रोक्लोरिक रस। तो इसमें क्या है? सी आंसर हमारा रहेगा, पितरस अग्नाशयी रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 390, स्वतंत्रता की लंबी पैदल यात्रा आत्मकथा। स्वतंत्रता की लंबी पैदल यात्रा आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? तो यह है नेल्सन मंडेला की, मार्टिन लूथर किंग की, जॉन एफ कैनेडी की, अब्राहम लिंकन की। किसकी है? तो नेल्सन मंडेला की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 391, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए है राज्यसभा में विपक्ष का नेता, वक्ता, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राज्यसभा में पदेन जो सभापति जो पदेन सभापति कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कौन होता है इसका? उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 के अनुसार है। राज्यसभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 392, नीचे दी गई नदियों में से किसे दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है पेरियार को, कृष्णा को, कावेरी को और गोदावरी। तो दक्षिण भारत की गंगा जो है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 393, स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यानी स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 394, तटीय उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम था। जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है कलिंग, कौशाम्बी, कामर और खानदेश। तो इसमें कलिंग, उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो कलिंग है, जो कि अशोक के शिलालेख में भी दर्शित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 395, उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस देश से प्रेरित है? यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है बांग्लादेश और डी है नेपाल। जो द उपन्यास कौन सा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो भारत से प्रेरित है। तो बी जो ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा, भारत। ये है जो उपन्यास जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मेन बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय द्वारा लिखित पुस्तक है। यह पुस्तक भारत देश से प्रेरित है। ये 2 जुड़वा बच्चों के बचपन के अनुभवों के बारे में एक कहानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 396, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत नहीं है? निम्न में से जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है सोयाबीन प्रोटीन का स्रोत है, गेहूं, मछली और चना। जो इसमें गेहूं जो है वो प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर रहेगा, गेहूं। नेक्स्ट इसमें बात करें सोयाबीन, चना, मांस, मछली, अंडा, दूध प्रोटीन के अच्छे क्या है? स्रोत है। पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 40% से अधिक प्रोटीन होता है। गेहूं में भी प्रोटीन पाया जाता है, किंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 3 से 5% ही होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 397, प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? यानी प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा घोल की, आयोडीन और कास्टिक सोडा घोल की, कॉपर सल्फेट और आयोडीन घोल की, तो इसमें ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जो है की आवश्यकता होती है प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए। किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा घोल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 398,
निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है, यानी स्थानिक प्रजातियों का वर्णन कौन करता है? तो ऑप्शन ए है कम आबादी वाली प्रजातियां लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आ सकती है, प्रजातियों को गहन खोजों के बाद जीवित नहीं पाई जाती, प्रजातियों को केवल कुछ विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, प्रजातियां जो विदेशों से आई है। तो जो प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है वो स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहने वाली प्रजातियों को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरणार्थ अंडमान एवं निकोबार के कबूतर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि। अतः वे प्रजाति जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है वे स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 399। निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है फरवरी 10, नवंबर 10, दिसंबर 10, जनवरी 10। तो दिसंबर 10 जो है मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। मानव अधिकार दिवस क्या है? दिसंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 400। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए है ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश और डी है व्हेल। तो व्हेल में जो है गलफड़े नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा व्हेल। अब बात करते हैं व्हेल और डॉल्फिन ऐसे समुद्री जीव हैं, ऐसे क्या है समुद्री स्तनपायी जीव हैं जिनके पास गिल्स गलफड़े नहीं होते हैं बल्कि ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। इनके शरीर के ऊपर एक छोटा छिद्र होता है जिसे ब्लो होल कहते हैं। इसी के माध्यम से व्हेल सांस लेती है। ऑक्टोपस, क्लोन फिश और स्क्विड में मछलियों की तरह गिल्स पाए जाते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों का PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल JBR क्लासेस और टेलीग्राम चैनल JBR क्लासेस को ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।